नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आज से हम अपनी रिवीजन जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर में एक रिवीजन करेंगे और वो रिवीजन कैसा होगा, वो चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास है। अब प्राचीन भारत के इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया वो पाषाण काल। अब इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनका हम डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद फिर ये सैंधव सभ्यता और संस्कृति, इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम देख लेंगे। उसके बाद फिर वैदिक काल आएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म। तो इस तरह से पूरा रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन होगा कि जिससे क्या होगा कि जैसे मान लिया आपने जो पढ़ा होगा पहले, इसके पहले जो प्राचीन भारत का रिवीजन किया है उसको अच्छी तरीके से खैर पढ़ रखा है आपने। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक लेने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये चीज़ों को रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाषाण काल, उसके बाद फिर ऐसे टॉपिक वाइज सभी में करते रहेंगे। जैसे कि अभी ये हिस्ट्री का पूरा होगा जिसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न होगा। में सबसे पहला जो है ये पाषाण काल है। ठीक है, जो पाषाण काल से महत्वपूर्ण चीज़ें उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, तो वो मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। दूसरे फैक्ट की बात करें तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पे मिला है, बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि मैचिंग के लिए दे दिया गया बुर्जहोम कहाँ पे है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। या मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला, तो वो बुर्जहोम से मिला। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, तो वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल कौन कौन से हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया। तो लहुरा देव से क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से जो है ये गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पुराना चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, वो लहुरा देव से। और उसके बाद फिर गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। इसको याद रखिएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो वो बलूचिस्तान में है। से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे, तो मेहरगढ़ में, जो कि बलूचिस्तान में है। यहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिर्फ एक जगह कौन सी है, वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीन विभाग है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बाद अगर दूसरे चैप्टर की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता कैसी है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। देखिए इसमें डिस्कशन और भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ पे हमने नोट किया उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। जाहिर सी बात है, आपने पहले पढ़ के रखा होगा तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा माइंड में रिकॉल होंगी। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है, तो आर्यों से पूर्व की सभ्यता है वो। इसके बाद पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा जानकारी की अगर प्रमुख स्रोत देखा जाए क्या है, तो वो पुरातात्विक अन्वेषण। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, तो हड़प्पा वासियों को किस किस चीज़ की जानकारी थी, तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी। इन चार धातुओं की उनको जानकारी थी, किसकी, हड़प्पा वासियों को। ठीक है, हड़प्पावासी चांदी मुख्यतः कहाँ से लेते थे, तो राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। और चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत अफगानिस्तान और ईरान में स्थित थे। तो हड़प्पावासी चांदी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते थे, तो वो राजस्थान की जावर खान से, याद रखिएगा। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकीर्ति मिली है। ठीक है, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकीर्ति कहाँ से मिली है, तो वो बनवाली से मिली है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वहाँ का नगर नियोजन है सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। कौन कौन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। यानी हड़प्पा नामक स्थान पे या हड़प्पा नामक जगह पे ये मिला, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट फैक्ट हम देखें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर। तो लोथल क्या है, एक डकयार्ड भी है। तो लोथल किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात में किस जिले में है, तो वो अहमदाबाद जिले में। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर रखिएगा। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चन्हूदड़ो
एकमात्र पुरास्थल ऐसा है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चनूदड़ों से। इसके बाद सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद फिर कुबड़ वाले बैल का है। तो जो मोहरें हैं उस पर सबसे ज़्यादा अंकन किसका है? तो एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद फिर कुबड़ वाले बैल का है। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो तांबा का। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ है और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो वो मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके बाद ये प्रमुख धातु और उनकी प्राप्ति स्थल हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है तांबा। तांबा कहाँ से मिलता था? तो खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। लाजवर्द कहाँ से मिलता था? तो बदख्शां या अफगानिस्तान से। फिरोजा टिन कहाँ से मिलता था? ईरान से। चांदी कहाँ से? तो राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से। अफगानिस्तान और ईरान से भी मिलता था। शीशा कहाँ से मिलता था? तो अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय से। और गोमेद गुजरात से मिलता था। तो इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा आप। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल। तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा श्याम वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। और प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र का उल्लेख बाद में आएगा। इसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल 1928 सूक्त हैं, यहाँ पे छूट गया है, 1928 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में क्या है? तो तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में ये पूरा डिटेल दिया गया है। इसके बाद उपनिषद दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद मतलब दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। किसका अर्थ होता है? उपनिषद का। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है, सिंधु नदी का। और वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश किसको माना है? तो उत्तरी ध्रुव को माना है। और वैदिक काल में किसकी प्रधानता थी? तो यज्ञ की प्रधानता थी। 10 राग युद्ध, ये लिखा गया यहाँ पे गलत है। 10 राज युद्ध जो है वो 10 राजाओं का युद्ध जो था वो कहाँ पे लड़ा गया था? तो परशुणी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के किनारे इस पे लड़ा गया था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ है, ये यौ शब्द का तारतम्य जौ से स्थापित किया गया है। ठीक है। और वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा क्या थी? तो सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। और समिति क्या थी? तो वो सर्वसाधारण की सभा होती थी। इसके बाद अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके बाद ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिनसे लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं। और वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उसको उपाध्याय कहा जाता था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन और उसके बाद में कृषि था। तो सबसे पहले क्या था? पशुपालन, उसके बाद फिर कृषि हो गया। जैसे जैसे चीज़ों का आविष्कार होता गया फिर वो उस पर निर्भर होते गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के प्रधान थे और माता जो थी माया देवी कोलीय गणराज यानी कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग को ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वो महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है ग्रह त्याग को। उसके बाद कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया था? शरीर त्याग दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इसे ही क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। इसके बाद
6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया कि किस वृक्ष के नीचे, तो वो पीपल का वृक्ष था। ठीक है, और कितने वर्ष में, तो 35 वर्ष में। वो दिन क्या था, तो वो वैशाख पूर्णिमा थी। कितने वर्षों की कठिन साधना की, 6 वर्षों की। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, कई बार इस तरह से आ जाते हैं प्रश्न। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए, वो बुद्ध कहलाए। और बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो वो सारनाथ में दिया। और इसके बाद प्रथम बौद्ध संहिता यानी प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईस्वी पूर्व कहाँ हुई, तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संहिता की बात करें तो वो वैशाली में हुई। और तृतीय बौद्ध संहिता की बात करें तो वो पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ कहाँ हुई, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई, कनिष्क के टाइम में। इसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी। इसके बाद भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उनको एक देवता माना जाता था। तो हीनयान में क्या उनको माना जाता था, एक महापुरुष, और महायान में उनको एक देवता माना गया है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश किसने की, धर्मपाल ने की। और नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त को माना जाता है। और बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, तो वो वैशाली में बिताई। इसके बाद जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और यही आखिरी भी थे। इसके बाद पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था, लगभग 599 ईस्वी पूर्व। इसके बाद इनकी माता त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। और पिता जो थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। 72 वर्ष की आयु में राजगीर यानी राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वो क्या कहलाए थे, वो कैवलिन कहलाए थे। अब देखिए गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी का दोनों चीज़ याद रखिएगा। उनको 6 वर्ष की तपस्या करनी पड़ी थी और यहाँ पे महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या करनी पड़ी थी। ये रिजुपालिका नदी के किनारे हैं और उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो पीपल के वृक्ष के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद ये साल वृक्ष के नीचे हैं, वो पीपल के वृक्ष के नीचे थे। ठीक है, और ये जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, ये कैवलिन कहलाए। और उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो क्या कहलाए, वो बुद्ध कहलाए। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखिएगा, कई बार प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है। जैसे ये जो है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो रिजुपालिका नदी के तट पर। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी का तट था, तो वो निरंजना नदी का तट था। तो इस तरह से चीज़ें थोड़ा क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। क्या क्या हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, तो अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो 5 महाव्रत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके बाद अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय बाराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद शैव और भागवत धर्म से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको हम देखते हैं। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। इसके बाद शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त युग और परवर्ती गुप्त युग में विशेष रूप से बनाई गई। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश नामक ब्रह्मचारी ने की थी।
किसकी? पाशुपत संप्रदाय की। लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं और कपालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। श्रीशैल नामक स्थान इनका प्रमुख केंद्र है। ठीक है। और दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है? आलवार। और शिव की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है? नयनार या शिव भक्त। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, तो परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। इसके बाद कृष्ण के भाई बलराम को हलधर के नाम से भी जाना जाता है। और भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। किस धर्म से रिलेटेड है? तो भागवत धर्म से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? अंग है, मगध है, काशी, कौशल, वज्जी, मत्स्य, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इनकी राजधानी भी आपको अच्छी तरीके से याद मतलब होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैचिंग के लिए इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे तो खैर हमने नहीं लिया, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे हम आपको वो भेज देंगे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसके बाद भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। देखिए, आहत सिक्के का मतलब उन पर एक पैच लगा दिया जाता था, या ठप्पा मारना, सिंपल कह सकते हैं आप। प्रसेनजीत कौशल का एवं अजातशत्रु मगध का शासक था। इसके बाद मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। और गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटली ग्राम में अजातशत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया। बाद में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। और मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था। उदयन वासुदत्ता की दंत कथा कहाँ से संबंधित है? तो वो उज्जैन से संबंधित है। और मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार लगभग 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। इसके बाद बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला, कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कंपिल्य। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती थी। मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की? तो वो शिशुनाग वंश का अंत करके की। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धननंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था। इसके बाद फिर यूनानी आक्रमण से कुछ प्रमुख चीज़ें फैक्ट हैं। तो हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए चला। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व में सितंबर माह में वापस पाटल से यूनान की ओर प्रस्थान किया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रमोदित होकर उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो वो नंद वंश का शासक था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य 321 से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन बताया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है। इसके बाद कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की क्या है? एक पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग
कोश, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। तो जो साप्तांग सिद्धांत वो क्या क्या है, तो एक स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है और मित्र है। इनके बारे में याद रखिएगा सभी के बारे में। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसके बाद जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व परास्त किया था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही धम्म का प्रतिपादन किया। इसके बाद अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे क्या कहा गया है, तो देवनामप्रिय यानी देवनाम प्रियोदशी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय व देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है और सिंघली अनुश्रुतियों यानी दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां को क्या कहा जाता था, तो उनको सार्थवाह कहा जाता था। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः किसने कराया था, अशोक ने कराया था। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख कौन कौन से, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। शर-ए-कूना यानी शर-ए-कूना अभिलेख द्विभाषी यानी ग्रीक और अरामेइक में है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसके बाद अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व घटित हुई। अशोक के बृहद शिलालेख यानी 12वां जो शिलालेख है में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। और अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध का वर्णन है। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। और मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का नगर जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों की एक समितियों द्वारा होता था, और जो प्रत्येक समिति होती थी उसमें कितने 5 सदस्य होते थे, यानी 6 समितियां में 5 सदस्य होते थे, तो ये 30 सदस्य हो जाते थे। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसके बाद है मौर्य काल में शीताध्यक्ष यानी कृषि भूमि का अध्यक्ष, और वही भूमि कर वसूलने का भी कार्य करता था। जबकि अग्रेनमोई जिले को अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था। अकाराध्यक्ष जो था वो खानों पर नियंत्रण रखता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य किसके द्वारा होता था, तो वो समाहर्ता के द्वारा होता था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसके बाद भारत आए यात्रियों का क्रम सही क्या क्या है, तो पहले मेगास्थनीज आया, फिर फाहियान, फिर फेनसांग और फिर इत्तेसिंह, क्रम याद रखिएगा। मौर्योत्तर काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी हिंदू यवन राजाओं ने करवाया था। इसके बाद जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों में विम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, और वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता था जो विश्वव्यापी था। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का क्या होता है, प्रथम माह होता है। और भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत यानी 78 ईस्वी को अपनाया गया है। सौदरानंद, बुद्ध चरितम तथा सारिपुत्र प्रकरणम अश्वघोष की प्रमुख रचना है, तो ये नाम याद रखिएगा, सौदरानंद, बुद्ध चरितम तथा सारिपुत्र प्रकरण। पतंजलि ने पणिन की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। और कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला क्षेत्र में जो कला क्षेत्र थी वो 2 स्वतंत्र शैलियों में विभाजित हुई थी। उसका नाम था, एक का नाम गंधार शैली, दूसरा का नाम मथुरा शैली। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। इसके बाद वसुदेव ने कव्य या कव्यायन नाम के राजवंश की नींव डाली। इसके बाद है वायु पुराण के अनुसार अंतिम कव्य शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य शिमुख द्वारा मार डाला गया। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, शिमुख। और मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी जो राज्य था वो सातवाहनों का ही था। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी।
सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक सातकर्णी प्रथम था। और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, कई बार पूछा गया। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। इसकी उपलब्धि की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, ये छूट गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके बाद फिर गुप्त और गुप्तोत्तर युग। तो गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी पूर्व किसके द्वारा की गई? श्रीगुप्त के द्वारा की गई। इसके बाद शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, यहाँ पे प्रथम, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त, ये समुद्र है, समुद्रगुप्त की शेरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे क्या कहा है? तो उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो अभिलेख समुद्रगुप्त यानी 335 से लेकर 375 ईस्वी के शासनकाल के बारे में सूचना देता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद और इसका वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर जहांगीर द्वारा बीरबल का भी उल्लेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम क्या है? तो वो देवगुप्त भी है। इसके बाद होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में क्या हुए? बुरी तरह से पराजित हुए होड़। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। ये दोनों के बारे में पूछा गया है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में महाकवि कालिदास, धन्वंतरी बराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपणक, वररुचि, बेताल भट्ट और घटकरपर थे। ठीक है। इसके बाद गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। और चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। इसके बाद सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता? तो एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री को सती होने का उल्लेख है। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में कला एवं साहित्य की हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से समुद्रगुप्त मौर्य के विषय में प्रकाश पड़ता है। और शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा के पोषक हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी पूर्व में किसने की थी? तो वह दंती दुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हण कृत रजत रंगड़ी में भी मिलती हैं। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। इसके बाद हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। और नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति एवं होनशांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। प्राचीन काल चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु तथा थियांतु नाम से किया है। इसके बाद विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल, उनका शासन जो टाइम पीरियड था वो 770 से लेकर 810 ईस्वी तक था, उन्होंने की। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां कौन कौन सी? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें जीता कौन? गुर्जर प्रतिहार जीते फाइनली, याद रखिएगा। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन कौन से हैं? तो एक तो श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में, तो ये दक्षिण में है। पश्चिम की बात करें तो द्वारिका गुजरात में है। पूर्व की बात करें तो पुरी उड़ीसा में है। और उत्तर में बात करें तो ये ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड में है। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख से संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। इसके बाद प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बयान कर रहे हैं।
खजुराहो के मंदिरों का निर्माण शैली क्या है, तो वो नागर है। इसके बाद दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ ललितपुर में है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश शासक भीमदेव प्रथम ने के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया। और इसके बाद है एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य उत्कृष्ट उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं एलोरा और अजंता की हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र अति प्रशंसनीय है। और कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये याद रखिएगा, कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। कोणार्क के सूर्य मंडल को क्या कहा जाता है, तो ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। और बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया। इन मंदिरों में द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा है। इसके बाद नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसके बाद बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर दक्षिण भारत का जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इनको हम देख लेते हैं। तो संगम का तात्पर्य क्या है, तो वो कवियों की उद्गोष्ठी है। दक्षिण भारत में ये आर्यीकरण है। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, तो महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। तोलकप्पियम द्वितीय संगम का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता कौन है, तोलकप्पियर हैं। इसके बाद शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है, तो इलिंगो अडिगल। और तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित एक काव्य रचना है। तोलकप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की एक क्या है, पुस्तक है। और कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। किसको, कुरल को। पुलकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। कौन, पुलकेशन द्वितीय। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। और भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है, यवन प्रिय। किसको, तो काली मिर्च को। पांड्य राजा को अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान पराजित किया था। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो द्वारा प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फुतूह में मिलता है। उसके बाद संगम युग में उरैयूर क्या था, सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। इसका विवरण कहाँ मिलता है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। ये एक बुक है, इसके लेखक का नाम नहीं पता। इसके बाद कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी, तो कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी, बनवासी। और इस राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो सुशर्मन ने की थी। इसके बाद साहित्य और साहित्यकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, वो महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यूनानी लेखक हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। तो पणिनि क्या थे, एक व्याकरणाचार्य थे। तो नंद वंश के शासक महापद्म नंद के ये मित्र थे। और अष्टाध्यायी क्या है, उनकी प्रसिद्ध कृति है। बरहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। उसके बाद फिर बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ये पाली है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासकों जो कि मिनेंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है। इसके बाद कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की रजत रंगीड़ी से प्राप्त होता है। और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह, जिनका टाइम पीरियड था 1128 से 1149 के शासनकाल में, किया था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो थे, ये बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक कौन माने जाते हैं, तो वो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छ कटिकम की रचना की। और 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे, तो वो दंडी थे। इसके बाद फिर पूर्व मध्यकाल जो कि 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक का, ये भी प्राचीन भारत के इतिहास का ही पार्ट है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी।
पाल वंशी शासक देवपाल जो था वो बौद्ध मतानुयायी था। आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे, ये चंदेल शासक परमारदेव के सेनानायक थे। इसके बाद चंदेलों एवं चाहमानों के इस संघर्ष का उल्लेख चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो के आला खंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति, ये भुक्ति है, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन? नन्हू के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो वो मिहिर भोज। और विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा गया है। जीमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। धर्मपाल भी इसी वंश का शासक था जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो वो नगरीय थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वो ग्रामीण थी। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, वैदिक सभ्यता ग्रामीण। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित डिटेल दी गई है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से चलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो वो ऋग्वेद में हुआ। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उल्लेखित है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो है 18। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक भाग है। सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये हैं कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध से रिलेटेड है। हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, जिसमें एक में गौतम बुद्ध को देवता और एक में महापुरुष बताया गया है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। आलार कलाम कौन थे? तो वो बुद्ध के गुरु थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ऋग्वेद में शिव का नाम किससे मिलता है? तो वो रुद्र मिलता है। इसके बाद विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। रामायण के रचयिता कौन थे? तो वो वाल्मीकि। उदयन कहाँ का राजा था? तो वो वत्स महाजनपद का राजा था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। इसके बाद विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया। ये क्या था? एक यूनानी राजदूत था। नागार्जुन पार्श्व तथा चरक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। इसके बाद महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कुषाण वंश का महान शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। इसके बाद चोलों की राजधानी क्या थी? तंजावुर या तंजौर। इसके अतिरिक्त गंगईकोंडचोलपुरम में भी चोलों की राजधानी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? तो उदयपुर थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कब थे? इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। ये नाम आप कालिदास के बिल्कुल याद रखिएगा कौन कौन से हैं। मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राज्य कवि थे। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ और गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। तो ये दोनों फैक्ट आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत में, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें सबसे पहला फैक्ट है मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है। और फारसी ग्रंथ कौन सा है? चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो चचनामा के बारे में याद रखिएगा। इससे क्या होता है? अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इसके बाद महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो उतबी था। इसका नाम भी याद रखिएगा। उसने किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की थी। किताबुल यामिनी, तारीख यामिनी किसकी रचना है? तो वो उतबी की रचना है। उतबी कौन था? तो वो महमूद गजनवी का इतिहासकार था। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद की रचना की। ठीक है। किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो अल बरूनी था। ठीक है।
संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला हम देखते हैं गुलाम वंश, और जितने भी आते हैं जैसे गुलाम है, फिर खिलजी है, फिर तुगलक है, ऐसे सारे 1 बाय 1 देख लेते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का, तो इसमें गुलाम वंश का संस्थापक कौन, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 तक का। वह कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाले के नाम से प्रसिद्ध था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो वो लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें डिस्कशन चाहें तो और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिर्फ यहीं तक सीमित रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर मतलब ये जो सेशन होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद है उदारता के कारण उसे क्या कहा जाता था, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाले के नाम से उसको पुकारा गया। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे किसने पूरा किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो चौगान खेलते समय, यानी आधुनिक पोलो जैसा होता है वैसे ही चौगान, एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान कब हुई, 1210 में हुई। और दिल्ली का पहला सुल्तान कौन, तो वो इल्तुतमिश था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने क्या कहते हैं गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन वो सुल्तान की पदवी कभी धारण नहीं किया, और पहला जो सुल्तान बना वो इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इसके बाद सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के कौन कौन से हैं, तो चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का, और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलहत का प्रमाण पत्र प्रदान हुआ था। खिलहत का मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता था, एक उसमें डंडा मिलता था, एक रूल मिलता था, और एक ड्रेस मिलती थी। ये तीनों चीज़ मिलती थी, इसी को खिलहत कहते थे। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से लेकर 1240 तक का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो वो तुर्कों का हाथ था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया था। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायब मामलिकात का पद दिया गया था। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। एक और पूछा जा गया एक दो बार, रक्त और तलवार की नीति किसने चलाई थी। ठीक है, तो रक्त और लौह की नीति तो बलबन ने अपनाई, और रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई, तो इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। इसके बाद बलबन ने राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। कौन थी, प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरा क्या था इसका, कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, ये दोनों किसके राजत्व के सिद्धांत थे, तो ये बलबन के थे। उसने सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत ही खुदाई माना था। उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये सारी बातें बलबन के अकॉर्डिंग हो रही हैं। उसके बाद बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियों का आरंभ किया। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकत से के साथ मनाने की प्रथा का आरंभ किया। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन में एक सैन्य विभाग, उसका नाम क्या है, तो दीवाने अर्ज की स्थापना की। तो दीवाने अर्ज क्या है, एक सैन्य विभाग है, किसने स्थापना की, तो वो बलबन ने की। इसके बाद भारत में सुल्तान इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। किसने, इल्तुतमिश ने। इसके बाद फिर नेक्स्ट खिलजी वंश के बारे में डिटेल देखते हैं। अलाउद्दीन जो था वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, और उसने अपने सिक्कों पर इसे अंकित करवाया। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसकी है, तो अलाउद्दीन खिलजी की है। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी। किसको, रामचंद्र देव को। उसके बाद मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था। इसे क्या कहा जाता था, 1000 दिनारी, मलिक काफूर को। इसके बाद अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग, कौन सा, तो दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की। ये किसने की, अलाउद्दीन ने की। देखिए ये मतलब अक्सर मैच करने के लिए आता है कि ये विभाग किसने बनाया, वो विभाग किसने बनाया, इस तरह से। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों यानी खुद, मुकद्दम और चौधरी लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया था। यानी इन तीनों लोगों से जो था वो लगान वसूलने का अधिकार किसने छीन लिया था, अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को शाहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। तो शाहना का मतलब क्या होता है, बाजार का अधीक्षक।
इसके बाद सल्तनतकालीन शासन अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बीडीएस किसने स्टार्ट किया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन थे? एक था घरी कर, जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता, दूसरा कौन सा? चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, इसका टाइम पीरियड 1325 से लेकर 1351, सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस चीज़ के लिए? तो एग्रीकल्चर के लिए। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था क्या? तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का एक विशेष रूप से उल्लेख करता है। तो पहला क्या है? दोआब कर में वृद्धि, दूसरा दौलताबाद को राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा खुरासान पर आक्रमण और पांचवा कराचल की ओर अभियान। तो ये 5 जो योजनाएं थी किसकी थी? मोहम्मद तुगलक की थी। किसने बताया? ये बरनी ने बताया। देखिए, सांकेतिक मुद्रा जो जारी करने की बात है इसने अपनाया था, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा किसने अपनाई, तो वो चीन में अपनाई गई थी। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद तुगलक जो था ये असफल हुआ था, लेकिन चीन में इसका सफल प्रयोग हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने क्या लिखा है? तो किताबुल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें कहाँ से मिलता है? तो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है। इसके बाद दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा था, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसने लिखा था? बदायूनी ने लिखा था। किसके लिए? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवा को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। दासों की देखभाल के लिए उसने एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। तो दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान ये दोनों किसने शुरू किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसके द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध रहा। इसके बाद फिरोज तुगलक हक ए शर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। कहीं कहीं लिखा होता है हर्ब ए शर्व, इस तरह से लिखा होता है, तो हक ए शर्व यहाँ पे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया गया? जजिया कर लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को कहाँ कहाँ लाया गया? तो वो मेरठ और टोपरा के स्तंभों को कहाँ लाया गया? दिल्ली से लाया गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था कराने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। उसने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। नासरुद्दीन महमूद 1394 से लेकर 1412 तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद तैमूर के आक्रमण कब हुआ? तो वो 1398 में ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। उसके बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है लोदी वंश। तो 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली, ये खतौली है, खतौली का युद्ध हुआ। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा के बीच में। कब हुआ? 1518 में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो प्रशासनिक विभाग और इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न। देखिए, इस तरह से प्रश्न हमेशा टेबल में पूछे गए हैं। दीवाने मुस्तखराज किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। किससे रिलेटेड था? तो ये राजस्व विभाग से रिलेटेड था। उसके बाद दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया, ये एक बाजार नियंत्रण विभाग था। उसके बाद दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक किससे रिलेटेड? कृषि विभाग से। और दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक दान विभाग से। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें विभाग एवं उनकी कार्यविधियों का सुमेलन है।
तो दीवाने अर्ज मतलब सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसातल ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवाने वजारत ये वित्तीय मामलों से रिलेटेड था। राज्य का जो प्रधानमंत्री वो क्या कहलाता था? वजीर। और वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग यानी दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर रहा। खुम्स यानी लूट के धन को क्या कहा जाता था? खुम्स कहा जाता था। सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो ग्राम थी। इसके बाद ग्राम स्तर पर चौधरी जो होता था वो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी? एक जीतल और एक टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इसके शासनकाल में दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो था वो प्रचलित हुआ। अगर दिल्ली सल्तनत की कुछ कला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लें यहाँ पे, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और कुतुब मीनार के निकट ही करवाया है अलाई दरवाजे का निर्माण। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उस नगर का नाम क्या है? तुगलकाबाद। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के कुछ साहित्य के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो को प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, खुसरो ने स्वयं को क्या कहा है? तो वो तूतीये हिंद कहा है स्वयं को खुसरो ने। तबकाते नासिरी किसकी बुक है? तो ये मिनहाजुस सिराज का बुक है तबकाते नासिरी। संगीत यंत्रों में तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज ग्रंथों का प्रणयन किया तथा सारंगदेव के संगीत रत्नाकर पर टिप्पणी लिखी। इसके बाद तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्करण फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखा। किसने लिखा? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। किसने निभाई है? अमीर खुसरो ने। इसके बाद नेक्स्ट इसमें उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश, इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं कुछ। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक कौन था? तो वो मलिक सरवर जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। इब्राहिम शाह सरकी जो कि इसका टाइम पीरियड 1402 से लेकर 1440, गजेटियर ऑफ इंडिया, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है। उसके शासनकाल में सरकी शैली का उदय हुआ। उसके समय में जौनपुर सिराज हिंद के नाम से जाना गया। किसके शासनकाल की बात हो रही है? तो इब्राहिम शाह सरकी। टाइम पीरियड 1402 से लेकर 1440। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है। इसके बाद 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया हटा दिया तथा गौ हत्या को क्या किया? निषिद्ध किया। वुलर झील में जौना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैनुल आबदीन ने ही करवाया था। जैनुल आबदीन का टाइम पीरियड 1420 से लेकर 1470 को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां यानी हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की इसने नींव डाली थी। तो बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य कौन कौन से? देखिए यहाँ पे राज्य लिखा है, संस्थापक लिखा है और राजवंश लिखा है। सबसे पहला राज्य है बरार, फतेउल्ला, इमाद शाही वंश, बीजापुर, यूसुफ आदिल शाही वंश, अहमदनगर, मलिक अहमद, निजाम शाही वंश, गोलकुंडा, कुली कुतुब शाही वंश, बीदर, अमीर अली वरीद, ये अमीर अली वरीद यहाँ पे होना चाहिए, तो वरीद शाही वंश। ठीक है। इसके बाद बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। उसके बाद फिर विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने 1336 में की। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश क्या कहलाया? संगम वंश के नाम से कहलाया। नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। किसने की? नरसिंह सालू ने। इसके बाद फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय का कार्यकाल देख लीजिए 1422 से लेकर 1446 तक का।
उसके बाद फिर भक्ति और सूफी आंदोलन से महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी के मध्य के महान दार्शनिक और शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ। इसके बाद है भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर किसके पास थी? कबीर, नानक, तुलसी, शूर, मीराबाई ने संभाली थी। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो वो मध्वाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित थे। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं परीक्षाओं में। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों के लिए क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। कबीर, इनका टाइम पीरियड 1398 से 1518, रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की। गुरु नानक का टाइम पीरियड देख लीजिए 1469 टू 1539, और सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है 1489 टू 1517। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। नामदेव किस संप्रदाय से थे? तो वरकरी संप्रदाय से थे। और दादू दयाल भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। इसके बाद इसमें है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? वो नई दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया और एवं अमीर खुसरो ने 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। चिश्तिया शाखा के सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी थे। नक्शबंद सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? तो वो रश खान ने की। और इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। 12 मासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। इसके बाद जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे और सूफीवाद के सिलसिले में नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था। ठीक है, तो ये कुछ भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट थे। इसके बाद फिर हम मुगल वंश यानी इसमें सबसे पहला जो शासक था बाबर को लेते हैं। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। डेट याद रखिएगा, कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। घाघरा का युद्ध जो है वो मई 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, पहला विजयनगर और दूसरा मेवाड़। इसके बाद हुमायूं और शेरशाह के बारे में। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का इस प्रकार क्रम है: देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। इसके बाद जून 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। मई 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। इसके बाद 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। और शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में करवाया। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। कई बार पूछा गया कालिंजर कहाँ पे है, तो ये बांदा में है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम नामक स्थान पर तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। किला, एक कोहना मस्जिद, शेर मंदिर आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए हैं। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने, ये पट्टा है,
पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की शेरशाह। इसके बाद अकबर के बारे में डिटेल हम देखते हैं। तो अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमेर का राजा बिहारी भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को भी रोकने का प्रयत्न किया। मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसके बाद अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। और इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो ली कहाँ से गई थी, तो वो मंगोल यानी मंगोलों से ली गई थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी 1580 में आईने दाहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। तो आईने दाहसाला किसने शुरू किया था, वो टोडरमल। हरिविजय सूरी जैन साधु थे जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। रॉल्फ फिंच 1583 से 86 फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत कौन सी है, तो वो फतेहपुर सीकरी में है। मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार कराया था। देखिए, प्रथम मुगल बादशाह और उनका मकबरा कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे, तो वो काबुल में। उसके बाद फिर अकबर का मकबरा कहाँ, तो वो सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में और शाहजहां का मकबरा आगरा में। इसके बाद जहांगीर से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई, तो वो जहांगीर ने चलाई। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया था। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था, तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। नाम याद रखिए, कई बार पूछा गया है। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन क्या था, तो ये व्यक्ति के चित्र में इसको महारत हासिल थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम क्या है, तो तुजू के जहांगीरी। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था और यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर में बनाई गई है। ठीक है। इसके बाद शाहजहां के बारे में डिटेल देखते हैं। तो 1592 लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री कौन थी, जगत गोसाई। और 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 ईस्वी में आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित की। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया और शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला दिल्ली प्रमुख है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की। इसके बाद उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्र अकबर के शीर्षक के तहत किया। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ कौन था, तो वो दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता और लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म का फारसी अनुवाद भी कराया। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त किया। ठीक है। स्मारक और उसके निर्माणकर्ता के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाई और मोती मस्जिद जो दिल्ली की है वो औरंगजेब ने बनवाई। सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला से उपहार में दिया गया था। इसके बाद औरंगजेब के बारे में देखते हैं। तो मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, औरंगजेब हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला
राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में ही 5 जून 1659 को हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थल पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ, तो वो 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह क्या हुआ, पराजित हुआ। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति और भी दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दरौनी के मकबरे का निर्माण कराया और इसी को क्या कहा जाता है, बीबी का मकबरा। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। इसके बाद हम मुगलकालीन प्रशासन से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो वो सरकार के नाम से जाना जाता था और शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा था। मुगल काल में मीर बख्शी क्या था, तो वो सैन्य विभाग का प्रधान था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू भारत में लाया गया था और राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माशा कहा जाता था। अकबर द्वारा रामसी की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था और दाम तांबे का सिक्का था। इसके बाद मुगलकालीन संस्कृति देखते हैं। तो इसमें चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था, तो वो हुमायूं ने किया था। चित्रकला सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है, ठीक है। इसके बाद जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन नादिरुज्जमा, ये उपाधि थी इनकी, उस्ताद मंसूर, नादिरुल अस्र, फारूक बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। ये अबुल हसन और उस्ताद मंसूर इनके ये याद रखिएगा जो उपाधियां हैं, नादिर उज जमा, नादिरुल अस्र। इसके बाद जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख गायक थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, अकबर ने दी थी तानसेन को। इसके बाद मुगलकालीन साहित्य के बारे में डिटेल देखते हैं। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो ये बाबर की पुत्री थी और उसने हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। मुगलकालीन प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें, तो लेखक इधर है और पुस्तक का नाम इधर है। निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी, अब्बास का सरवानी, तारीख शेरशाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, खादमीर, कानून हुमायूनी, भीमसेन, नुक्साए दिलकुशा, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, तो ये लिखी है ना आलमगीर नामा, इनायत खान ने लिखी शाहजहां नामा, चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी चहार चमन। इसके बाद मोतमिद खान ने लिखी इकबाल नामा ए जहांगीरी, गुलाम हुसैन ने लिखी सियारुल मुतखरीन और मोहम्मद सालेह ने लिखी आलम सालेह। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी, उसने अपनी पुस्तक पादशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है और फारसी क्या थी, मुगलों की राजभाषा थी। नस्तलीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तलीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था, ठीक है। इसके बाद सिख संप्रदाय के बारे में डिटेल हम देखते हैं यहाँ पे। तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की। चौथे गुरु कौन थे, तो वो गुरु रामदास थे। और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। सिख संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ क्या है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब है। इसके बाद गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों जहांगीर तथा औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय यानी खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को प्रत्येक को केश, कंघा, कृपाण, कक्षा और कड़ा रखने का आदेश दिया था। ये पांचों आप याद रखिएगा क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर मराठा राज्य और संघ, उसके डिटेल देखते हैं। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे या नज़रबंद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। कई बार पूछा गया है अष्टप्रधान किससे रिलेटेड, तो मराठा से शिवाजी ने इसकी स्थापना की थी। ये क्या क्या है हम देख लेते हैं। 8 पेशवा का मतलब राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य या मजूमदार वित्त या राजस्व मंत्री, वाकिया नवीश या मंत्री तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरनवीश
तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर, इसको विदेश मंत्री कहा जाता था। और सेनापति या सर ए नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना। पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो ये 8 जो थे वो अष्टप्रधान थे। इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि हुई थी 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, मराठे पराजित हुए थे। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। और जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य में नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। लोग इसे क्या कहते थे, लंपट मूर्ख के नाम से जानते थे। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वो मोहम्मद शाह था। इसी को रंगीला कहा जाता है। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो वो गयासुद्दीन बलबन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो वो तैमूचिन। इब्न बबूता मोरक्को का मूल निवासी अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में यानी 1325 से 51 के बीच में भारत आया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल था। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था, तो उनको खानकाह कहा जाता था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। और पीटर मुंडी जो था एक ब्रिटिश यात्री था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें सबसे पहला फैक्ट है, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर कब उतरा था, 20 मई 1498 को पहुंचा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अहमद इब्न मजीद कौन था, तो ये गुजराती पथ प्रदर्शक था। किसको लेके आया था, वास्को डी गामा को। किस बंदरगाह पे उतरा था, तो वो कालीकट, डेट। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। कई बार छोटे छोटे फैक्ट के रूप में इनको पूछा जाता है। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो जब ये पहली बार उतरा तो इसका स्वागत किया था। अभी दूसरी बार जब 1502 में वास्को डी गामा आएगा तो इससे ये लड़ाई करेगा जमोरिन। ठीक है, इसके बाद है इसमें पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। और स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने कहाँ की, ये तस्मानिया की खोज की तथा न्यूजीलैंड की खोज। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। कौन, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 में भारत आया, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। और जो वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगाली का, तो वो अल्बुकर्क था। दोनों बिल्कुल अलग करके रखिएगा। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1503 में कहाँ कराया था, कोचीन में कराया था। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है, तो पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीस। इसको इस तरह से हम याद करते हैं, PDF। बीच में आप ई को इनबिल्ट कर दीजिए, तो PDF फाइल जैसे होती है। तो यहाँ पे आपके आगे पुर्तगीज, डच आ गए, उसके बाद फिर इंग्लिश आ गए और उसके बाद फिर फ्रांसीसी आ गए, बीच में डेन भी आते हैं। इसको इस तरह से याद करने का तरीका PDF ऐसे कह सकते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। किसने, पुर्तगालियों ने। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। आप हमें कमेंट करके बताइए ये मछलीपट्टनम कहाँ पे है या मसूलीपट्टनम कहाँ पे है। देखिए, जियोग्राफी के हमारे जो सेशन हुए हैं मैपिंग के, उसमें कई बार डिस्कस हुआ है। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। ठीक है, तो ये अस्थायी कारखाना की जब बात आएगी तो सूरत में आएगा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था।
लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ब्लैक होल की घटना कब की है? तो ये 20 जून 1756 की है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसको हम कहते हैं। डेट याद रखिएगा, 20 जून 1756। इसके बाद जे.जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए। अगले दिन उनमें से केवल कितने 23 जो थे वही बच पाए थे। तो जो जे.जेड हॉलवेल था ये इसका चश्मदीद गवाह भी था, एक हिसाब से कह सकते हैं। 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा कैंपे इसके मुख्य न्यायाधीश हुए तथा चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड इसके अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई। ठीक है, तो ये कुछ यूरोपीय कंपनियों के आगमन से महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इसके बाद फिर क्षेत्रीय राज्य के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 1767 to 69। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति का कारण मद्रास की ट्रीटी थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक यानी स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया या रोपा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान किससे? श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई मार्च 1792 में। और फिर चौथे जो आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें जिसमें कि टीपू की मौत हुई थी 1799 में हुआ था। इसके बाद रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। और 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल यानी जागीर का एक भाग होता था, महाल के साथ स्थापित की जाती थी। ये महाल है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 के अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। दादा भाई नेहरू जी, जिनका की टाइम पीरियड 1825 to 1917 ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता आदि के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। इसके बाद है फिर 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था यानी जो क्रांति हुई थी। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का क्या था? वो एक तात्कालिक कारण था, बाकी और भी बहुत सारे कारण थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सहायक सेना अधिकारी पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो 10 मई को मेरठ से हुआ। होने वाला था बाद में 31 मई को, लेकिन ये पहले ही हो गया। इसकी असफलता का कारण ये भी एक माना जाता है। बरेली में रुहेलखंड के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की और जो वी.डी. सावरकर हैं उनकी एक बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन? तो एस.एन. सेन, जिसको सुरेंद्र नाथ सेन भी कहते हैं। तो इनकी पुस्तक है 1857, वो 1957 में पब्लिश हुई थी, कंफ्यूज मत होइएगा। सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक का नाम है 1857 जो कि 1957 में पब्लिश हुई। इसके बाद 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1859 से 1860। सन्यासी विद्रोह, ये गलत टाइप हुआ है। सन्यासी विद्रोह का टाइम पीरियड 1763 से 1800 में और संथाल विद्रोह, ये विद्रोह है 1855-56 में तथा पावना उपद्रव कब हुआ? 1873 से 76 में। और नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने उपन्यास या नाटक नील दर्पण में किया है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिला जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था।
दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, लेकिन बाद में ये एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में किसने की थी? भगत जवाहर मल ने की थी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? फराजी। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धो भगत ने किया था। इसके बाद 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इसके बाद है भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 1831 तक इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। रंपा विद्रोह शाहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ और मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा और इनके विद्रोह को उलगुलान यानी महान हलचल के नाम से जाना जाता है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ और कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के मध्य, कूका विद्रोह 1840 से 72 के मध्य पंजाब में और पावना विद्रोह 1873-76 ये बंगाल में हुआ। ठीक है, तो ये सारे कुकी और कूका ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। इसके बाद है इसमें 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया, जिसको हंटर कमीशन या हंटर आयोग कहते हैं। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। देखिए, हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ों को डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हंटर की बात हो रही है, हंटर आयोग की बात हो रही है 1882। अब वुड डिस्पैच है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ वुड डिस्पैच कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया। उसके बाद फिर हंटर कमीशन आया और उसके बाद भी और सारे जो आए, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको दिमाग में, माइंड में रिकॉल होनी चाहिए। इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ पे हैं वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, उसके बाद उसको रिकॉल नहीं करना। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके बाद फिर भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अब मतलब ये होता है कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन का मतलब कि ऊपर वाले कुछ लोगों को शिक्षा दे दो तो ये नीचे अपने आप फैलाते चले जाएंगे। इसका मतलब यही होता है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के मिनट्स या मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, तो यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये किसका सोच था? ये मैकाले ने ऐसा सोचा था। ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 में हुई और डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। इसके बाद फिर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो 1780 ईस्वी में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बांग्ला साप्ताहिक यानी संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। अब देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1882 में आया था। अब यहाँ पे इसका जिक्र हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए कि जो ये एक्ट था वो क्यों आया था, इसमें क्या कहा गया था और इसको रद्द क्यों कर दिया गया था, है ना। इसके बाद इन्होंने फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। इंडियन मिरर अखबार जो था उसका प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था और इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो वो 1868 में शिशिर कुमार घोष ने की थी कलकत्ता में। 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। तो यहाँ पे देखिए, केसरी जो था ये मराठी में था और मराठा जो था ये इंग्लिश में था। एक बार प्रश्न पूछा गया है। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश का समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। अक्टूबर 1919 में यंग इंडिया के संपादक कौन बने? तो वो महात्मा गांधी जी बने।
गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए। अब इनको बिल्कुल याद रखिएगा, हरिजन जो था वो अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु जो था वो गुजराती भाषा में था और हरिजन सेवक ये हिंदी में था। ठीक है। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद फिर कुछ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद यानी 1863 से लेकर 1902 तक का इनका टाइम पीरियड रहा, उनको जाता है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसके बाद फिर गवर्नर जनरल और उनके कार्य। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया, 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं पे इसकी कब्र है। वसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, वसीन की संधि। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। कैप्टन स्लीमैन के साथ, नाम याद रखिएगा। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में चली, बंबई से ठाणे तक, लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो महारानी की उद्घोषणा, और यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी। महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई और भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके टाइम पीरियड में हुई? तो लॉर्ड मेयो 1869 to 72 के काल में 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में ये जनगणना नियमित रूप से शुरू हुई 1881 से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। इसके बाद इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद फिर कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई और इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रेनाडी तथा जीवी जोशी के द्वारा हुई। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कहाँ की? तो कलकत्ता में की थी। इसके बाद फिर आईएनसी के बारे में देखते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। एलन एक्टोवियन ह्यूम यानी ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, इनका टाइम पीरियड है 1884 से 1888। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड नागरिक थीं। वे 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात आएगी तो वो सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू वहाँ पे बनी थी, कानपुर अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। किसने कहा था? ये करजन ने कहा था। भारत की
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगाम कहाँ पे है भाई? तो ये कर्नाटक में है। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें लखनऊ, यानी जिसको अवध कहते थे उस समय, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन, 1856 से 58 तक इसका टाइम पीरियड रहा। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद है इसमें इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई एक पत्रिका है। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में हुआ और वर्ष 1905 में किया गया था। मतलब लॉर्ड कर्जन के टाइम काल में ही जो हुआ था वो बंगाल का विभाजन हुआ था। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण बिहार में हुआ, अहमदाबाद और खेड़ा कहाँ, वो दोनों गुजरात में हुए, दोनों में इन तीनों में हिस्सा लिया था। इनका अगर क्रोनोलॉजी पूछा जाता है तो पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ठीक है। ये 1917 में हुआ और ये 1918 में दोनों हुए, लेकिन पहले अहमदाबाद हुआ, उसके बाद फिर खेड़ा हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था और विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री तो BR अम्बेडकर थे। इसके बाद फिर कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से कुछ रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि थे। उग्रवादी विचारधारा के 4 नेता कौन कौन थे? तो BG तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? लाल बाल पाल। साइमन कमीशन के विरोध के समय में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 इनका टाइम पीरियड रहा, बंगाल के क्रांतिकारी थे। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल, जो कि इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। यहाँ सब याद रखने लायक है, ये ट्रेन का नाम, डेट, किसने किया, वो सारी चीज़ें। यह घटना काकोरी कांड, और काकोरी कांड का नाम अब बदल के क्या हो गया है? तो वो काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसके बाद इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहणी को फांसी हुई। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब? 1928 में। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। जिसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में ही राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1930 को फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की।
काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो अशफाकुल्ला खान। और भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी, इसकी स्थापना हुई 1913 में, अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था गठित की थी या स्थापना किया था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला क्या था? एक जहाज था, यानी एक जलपोत था। बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। देखिए, बंगाल विभाजन का निर्णय कब हुआ और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल विद डेट याद रखिएगा, प्रश्न मैचिंग के लिए पूछे जाते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। तो घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को, प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन क्या मनाया गया? तो राखी दिवस मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की। बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से रिलेटेड फैक्ट। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। इसके बाद दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से क्या कहते थे? तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से स्मरण करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने गुजराती पत्रिका रास्त गोफ्तार की शुरुआत 1851 में की। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। इसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था, ये 1909 में। इसके बाद फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन दैट इज 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। वर्ष 1916 में कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने एवं सितंबर 1916 में इनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग शुरू की। बेसेंट ने कॉमनवील और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। उसके बाद फिर गांधी जी और उनसे रिलेटेड जो आंदोलन है उसके बारे में देखते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। महात्मा गांधी का अल्पायु में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। करमचंद गांधी इनके पिताजी थे। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता के लिए उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला और यह अखबार कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता? गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, जो कि कहाँ पे था? डरबन, साउथ अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे और गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए थे। भारत आने पर उनका संपर्क किससे हुआ? तो जी के गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना क्या बनाया? राजनीतिक गुरु बनाया। और महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 ईस्वी में चंपारण यानी बिहार में पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें क्या? महात्मा की उपाधि दी। और बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का क्या था? प्रथम सत्याग्रह था और सर्वप्रथम घटना थी बिहार में।
इसके बाद फिर किसान आंदोलन और किसान सभा से रिलेटेड फैक्ट है। तो 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ और वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। रॉलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट है। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य क्या था, तो आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में ये वायसराय रहे कि कार्यकाल के में वर्ष 1919 में रॉलट एक्ट पारित हुआ था और गांधी जी ने रॉलट एक्ट के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। ये सभा है। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर यानी REH डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडॉयर की लंदन में हत्या कर दी थी। इसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी को। इसके बाद फिर खिलाफत आंदोलन से फैक्ट देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। इसके बाद फिर असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है, 4 फरवरी 1922। इस तिथि को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद फिर स्वराज पार्टी का गठन 1923। CR दास जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। किसने कहा था? मौलाना हसरत मोहानी ने। इसके बाद दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। इसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। इसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड फैक्ट। तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस नहीं गई।
7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला और कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से लेकर 31 मार्च 1931 तक कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद फिर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ। तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों में ही लागू थी। ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया, जो 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना पैक्ट के बाद समाप्त हो गया। तो पूना पैक्ट 1932 में के बाद महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की और फिर बाद में जिसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जो कि निर्विरोध थे। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हो गया। उसके बाद विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध, जिसका टाइम पीरियड 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1940-45 तथा 1951 से 55 तक का रहा। इसके बाद फिर पाकिस्तान की मांग से कुछ फैक्ट हैं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नाउ और नेवर, और वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट्स में किया था। 22 से 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942। इंडिया क्विट मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट है। तो वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक गोलिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार ये लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं, उनके साथ थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट से कुछ प्रश्न हैं। अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कहाँ आया? दिल्ली आया। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में क्या थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री थे। रक्षा विभाग किसके पास था? तो बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल का संबंध ये जवाहरलाल नेहरू के पास था।
1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई, यानी जिसको हम डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। उसके बाद फिर संविधान सभा से कुछ प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे डेट याद रखिएगा। और भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसके बाद भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट और एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। तो इसके अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निर्धारित की गई। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 से 1948, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती C राजगोपालाचारी ये थे। इसके बाद फिर पत्र पत्रिकाएं पुस्तक और उनके लेखक, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसको बिल्कुल रट जाइएगा। इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया। किसने? तो ये एनी बेसेंट के बारे में बात हो रही है, छूट गया यहाँ पे। आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। और एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यानी वर्तमान में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की स्थापना की। इसके बाद फिर दॉस कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये एक पुस्तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी थी। इसके बाद बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल। द सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी, एक उपन्यास है। द नेम सेक किसका है? तो ये झुम्पा लाहिड़ी का है। इसके बाद इसमें मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। और मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास इनके कौन से हैं? तो झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई इत्यादि। बिखरे मोती तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है एक कहानी संग्रह। कामायनी किसका? तो जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं जयशंकर प्रसाद की? तो आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली, कंकाल इत्यादि। इसके बाद इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक तो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे। इनकी अन्य चर्चित पुस्तकें हैं अग्नि की उड़ान। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख पत्र पुस्तक पत्रिकाएं दी गई हैं, उनके लेखक दिए गए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का केसरी है। अबुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया। जयप्रकाश नारायण का टूवर्ड्स स्ट्रगल। व्हिटवे का द स्प्रिंगिंग टाइगर। और फिलिप्स टैलबोट का एन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड। रफीक जकरिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। महात्मा गांधी का गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। और महात्मा गांधी का ही है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रैनिकल। महात्मा गांधी का यंग इंडिया। दुर्गा दास का इंडिया फ्रॉम करजन टू। इसके बाद कैथरीन मियो का मदर इंडिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अ नेशन इन मेकिंग। इंदिरा गांधी का एटर्नल इंडिया। और BS मिन्हास का प्लानिंग एंड द पुअर।
इसके बाद ये सही सुमेलित दिया गया है तो जी सुब्रमण्यम अय्यर का हिंदू, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, मदन मोहन मालवीय का लीडर, सच्चिदानंद सिन्हा का सर्चलाइट, मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट और जॉर्ज एलन का द पायोनियर, एम के गांधी का नवजीवन। लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम उर्दू समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था।